कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल चले थे क्योंकि यहाँ पर चुनाव पास आ गया है। 24 चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। कभी यहाँ पर आधी आबादी की बात होती है तो कभी यहाँ पर ओबीसी की बात होती है, कभी यहाँ बात दलित की होती है तो कभी बात यहाँ पर अल्पसंख्यक की होती है, कभी बात यहाँ पर जनता की होती है पर जनता के मुद्दों की नहीं होती। कि जनता जनाधार देती है पर जनता की बात तो करेंगे पर जनता के मुद्दों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। और मैं अपने इस मंच से खुले रूप से कह रहा हूँ, कोई गुरेज नहीं है। खैर, अभी हाल में जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि दलित और ओबीसी वर्ग को लेकर सभी जो पार्टियां हैं वो सत्ते में आ गई हैं और रणनीति बना रही हैं बेहतर करने को लेकर, रणनीति बना रही हैं यहाँ पर और बेहतर करने को लेकर, और तैयारियां यहाँ पर बेहतर चल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि उसी पहल में यहाँ पर हर वर्ग को अपने पाले में करने की कवायद भी लगातार चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंकड़े आए हैं उसके बाद दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग को साथ लाने की जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं। क्योंकि यहाँ पर चुनाव महत्वपूर्ण है, जहाँ बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। खैर, उसके पहले भी यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। और अगर खासतौर पर देखें तो उत्तर भारत के महत्वपूर्ण 3 राज्य, जो छत्तीसगढ़, साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान, और इसके बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। और अगर यहाँ पर राज्य के हिसाब से बेहतर करेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के भी आएंगी। पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि किस तरह हमको यहाँ पर बेहतर करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो वर्ग है इसको लेकर सभी पार्टी तैयारी कर, अगर इस वर्ग की बात करें तो ये वर्ग परंपरागत देखा गया कांग्रेस का, उसके साथ साथ इस वर्ग की बात यहाँ पर बसपा की बात भी कही गई, और साथ ही साथ ये कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी इस वर्ग की हितैषी है। खैर, तमाम समीकरण बदले और तमाम समीकरण यहाँ चेंज होते रहे, पर उसके साथ साथ इस वर्ग पर सबने अपनी अपनी टाल ठोकी। बीजेपी लगातार कह रही है कि हम 17 से 22 तक जो हमारा अजय अभियान चल रहा है उसके पीछे भी दलित और ओबीसी वर्ग हमारे साथ है। तो इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सजग हो गई है और जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर वो एक नया कार्यक्रम करने जा रही है। क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही यहाँ पर पीडीए की बात कर चुके हैं। हाँ, पीडीए में उन्होंने सवर्ण भले ही ना जुड़ा हो, पर पीडीए की बात उन्होंने यहाँ पर कर ली है। अब आने वाले समय में तमाम चीज़ें स्पष्ट होनी है, क्योंकि यहाँ बात केवल और केवल पीडीए की नहीं बल्कि बात यहाँ पर हो रही है ओबीसी की। और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लगातार कुछ बेहतर की तरफ जा रही है। और इसकी कड़ी में आगामी 9 अक्टूबर को यानी बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर यहाँ पर दलित गौरव संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होगा और उसका समापन 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन होगा। यानी दलित गौरव संवाद, ओबीसी वर्ग से संवाद, दलित वर्ग से संवाद। यानी कांग्रेस चाहती है कि जो उनका परंपरागत पुराना वोट बैंक है जो उनसे छिटक कर चला गया था, अब उस वोट वर्ग को अपने साथ किया जाए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि वर्ग की बात यहाँ पर चुनाव के समय ही क्यों याद आती है, आधी आबादी की बात चुनाव के समय ही क्यों याद आती है, और कितने नेता आपने अभी इस वर्ग से रखे हैं, कितने नेता अभी इस वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि हाल में ही बजलाल खाबरी ओबीसी वर्ग से आए थे, उसके बाद उनको हटाकर यहाँ पर अजय राय को कमान दी गई है। अब कमान के बाद यहाँ पर क्या कुछ अलग होने वाला है, कमान के साथ साथ यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि यहाँ पर आधी आबादी की बात सब करते हैं, यहाँ व्यवस्था की बात सब करते हैं, यहाँ आगे बढ़ाने की बात सब करते हैं, पर इस वर्ग का वास्तव में हितैषी कौन है ये कोई नहीं कहना चाहता है। अगर ये वर्ग आज भी वंचित वर्ग के रूप में शामिल है तो वंचित के पीछे करने वाला कौन है। लोग जाते हैं और दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के यहाँ खाना खाते हैं, उनको अपना बताते हैं, पर ये जानना नहीं चाहते हैं बाद में कि जिसके यहाँ हमने भोजन किया उसके समस्याएं तो नहीं है, क्या उसको कोई दिक्कतें हो रही हैं, या वो विकास की मुख्य धारा में है कि नहीं है। पर नहीं,
उस समय केवल और केवल अपने आप को बेहतर दिखाने हुए और उनका भाईचारा दिखाने के लिए इस तरह के तमाम तरह के हमने भोज देखे हैं, और इस भोज करने से कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। चाहे हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें और विपक्ष की बात करें, यहाँ पर आपको अमूमन दिख जाएगा कि भोजन करते हुए, और बिल्कुल लिखेंगे भी कि दलित के घर भोजन करने जा रहे हैं। तब उस दलित को वंचित वर्ग नहीं बोलेंगे, तब उस वर्ग को पिछड़ा वर्ग नहीं बोलेंगे, तब उस वर्ग को कमजोर वर्ग नहीं बोलेंगे, बल्कि यही बोला जाएगा कि दलित वर्ग के यहाँ भोजन करते हुए। आज का मुद्दा भी इसी पे आधारित है, क्योंकि यहाँ पर आधी आबादी के बाद अब दलित वर्ग की याद पार्टियों को आने लगी है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आ गया है। और जब चुनाव आता है तो इस तरह की यादें लगभग सभी पार्टी को आती है, और बीजेपी, सपा, आम आदमी पार्टी, बसपा के बाद अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस वर्ग की याद आ गई। इसलिए यहाँ पर दलित गौरव संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, और ये कार्यक्रम आगामी 9 अक्टूबर को यानी बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर शुरू होगा, और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर ये कार्यक्रम खत्म होगा। बड़ा कार्यक्रम है, और यहाँ संवाद स्थापित किया जाएगा, इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास किया जाएगा, और बेहतर किया जाएगा किस तरह हमें आगे की रणनीति यहाँ बनाएं। क्योंकि जिस तरह का विचारधारा और जिस तरह की इस समय सरगर्मी चल रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नई व्यवस्था को लाने की संदेश देती नजर आ रही है। जिस तरह से बिहार जाति जनगणना के आंकड़े आए हैं, तब से उन वर्गों की बाँछें खिल गई हैं जो लगातार इस वर्ग की लेकर बात कर रहे थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अब चाहे यहाँ पर कांग्रेस हो। बीजेपी हमेशा इस वर्ग को अपने पाले में कहने की बात करती है, पर ये वर्ग कितना साथ है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल का जो घोषित परिणाम सामने आया है वो बताया है कि कहीं ना कहीं इस वर्ग ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, क्योंकि 42,000 से ज़्यादा वोटों से हार बताती है कि इस वर्ग ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। अब समर्थन का कारण यहाँ दारा सिंह चौहान थे या भारतीय जनता पार्टी थी, वो दारा सिंह चौहान बेहतर जानते होंगे या जानती होगी बीजेपी, पर यहाँ विपक्ष सब जानता है, और शायद जनता भी सब जानती है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं किसने बेहतर की है और व्यवस्थाएं किसने खराब की है। इस वर्ग का कौन कितना हितैषी है ये वर्ग भी जानता है, और शायद ये वर्ग पुरानी परंपराओं को ना देखते हुए नई तरह की राय भी बनाता नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव 24 का है, और चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यहाँ चुनाव एनडीए और INDIA के बीच में है। यहाँ चुनाव चुनौती और हट के बीच में है। यहाँ चुनाव लगातार हैट्रिक और रोकने के बीच में है। यहाँ चुनाव 80 सीट जीतने के दावे और उन दावों को भंग करने के बीच में है। ये चुनाव आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन या सत्ता का लगातार नियमन उसके बीच में है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है और 24 चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिस वर्ग की बात हम कर रहे हैं उस वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होती है तो हमने पहले भी देखा है कि राहुल इसके पहले भी बसपा संस्थापक काशीराम भी एक नारा दिए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और शायद इसी बयान को राहुल गांधी भी पलट के कुछ अलग तरीके से दिए हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। अब कितनी आबादी कितना हक, क्या आबादी के हिसाब से हमारे देश में हक मिल रहा है, क्या आबादी के हिसाब से लोगों को न्याय मिल रहा है, क्या आबादी के हिसाब से सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, ये सबको पता है। भले ही यहाँ पर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आज भी कुछ बदलाव जरूरी है, आज भी परिवर्तन जरूरी है। और यही आज की चर्चा का मुख्य विषय भी है कि दलित गौरव संवाद के माध्यम से कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी उसी व्यवस्था पर आने वाली है जिसको लेकर वो लगातार सरकारें बनाती आई थी, और उसने देश पर 10 को राज किया था। पर तब की स्थिति में और आज की स्थिति में थोड़ा सा अंतर है, और इसी स्थिति का अंतर यहाँ पर समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ग है, दलित वर्ग की बात कांग्रेस कर रही है, ओबीसी वर्ग की बात कांग्रेस कर रही है, ये वर्ग अलग अलग पाले में जा चुका है। कभी बसपा के साथ गया है तो वर्तमान समय में बीजेपी इस पाले को अपने साथ करने की बात कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी खुले रूप से कह रही है कि हम पीडीए के साथ हैं और पीडीए हमारे साथ है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब यहाँ कौन कितना साथ है और कौन किसके साथ यहाँ पर रहने वाला है वो भी महत्वपूर्ण करिए, क्योंकि यहाँ पर घटनाक्रम तमाम तरह के घट रहे हैं, पर मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है। उस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, और इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय पे यहाँ चर्चा भी होगी कि
चुनाव पास आ गया है और चुनाव पास आने के चलते यहाँ पर कुछ अलग तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। चुनाव पास आ गया है और चुनाव आने के चलते यहाँ पर लोगों को दलितों की याद आ रही है। चुनाव पास आ गया है और चुनाव के चलते यह जनता का जनाधार याद आ रहा है। चुनाव पास आ गया और चुनाव के चलते यहाँ पर वंचित वर्ग की याद आ रही है। पर इस वर्ग का कौन कितना है ये सभी जानते हैं और इसी कड़ी में अब यहाँ पर कांग्रेस भी इस वर्ग को अपने पाले में करने के लिए प्रयास करती नजर आ रही है। और ये चीज़ अब सारी छुपी नहीं है, क्योंकि अब खुले रूप से सभी इस वर्ग की बात कर रहे हैं, सभी इस वर्ग को आगे लाने की बात कर रहे हैं, सभी इस वर्ग को कह रहे हैं कि ये वर्ग हमारा है, सभी इस वर्ग के हितैषी बता रहे हैं और सभी कह रहे हैं ये वर्ग के लिए हम लगातार काम करते आए हैं और आने वाले समय में भी काम करेंगे। पर ये वर्ग भी बेहतर जानता है कि ये वर्ग किसका है और किसके साथ इसने साथ दिया है, क्योंकि यहाँ पर केवल बात वर्ग की नहीं है बल्कि यहाँ पर व्यवस्थाओं की है। उन व्यवस्थाओं की बात हम कर रहे हैं जिनकी लगातार चर्चा चलती रहती है और चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वीरेंद्र मिश्रा सौरभ कुछ ही समय में जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे। गजेंद्र त्रिपाठी के रूप में हमारे साथ राजीव विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, वो अपनी राय देंगे। और रफत फातिमा प्रवक्ता कांग्रेस से अपनी राय देंगी। इसके अलावा प्रशांत कुमार यादव आम आदमी पार्टी से यहाँ पर अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा कांग्रेस से, रफत जी से रहेगा। रफत, कैसी देखती है इस अभियान को, क्योंकि यहाँ पर 9 अक्टूबर से एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, बड़ा अभियान यहाँ पर है। उस अभियान के माध्यम से दलित वोट वर्ग को, ओबीसी वोट वर्ग को अपने में पाले में करने की यहाँ पर कवायद भी शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दलित गौरव यात्रा, दलित गौरव संवाद की यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई। 9 अक्टूबर शुरू होगा और 26 नवंबर तक ये अभियान चलता रहेगा। कैसे देखती हैं रफत फातिमा? रफत, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? रफत फार्म में संपर्क शायद टूट गया है। मैं समाजवादी पार्टी को अपने साथ लूंगा। रविंद्र भाई, किस तरह देखते हैं गतिविधियों को, क्योंकि यहाँ पर पीडीए की बात आप भी लगातार करते चले आ रहे थे और अब यहाँ पर पीडीए की बात कांग्रेस पार्टी भी करती नजर आ रही है। तो आप तो वर्तमान में मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। पीडीए की बात गुरु गोरखनाथ जी भी करते थे जी, संत कबीरदास जी भी करते थे जी, माता सावित्रीबाई फुले भी करते थे जी, अंबेडकर जी भी करते थे, मान्यवर कांसीराम भी करते थे जी, हम तो उस क्रम में बहुत आखिरी में जी। जो भी कार्यक्रम 9 अक्टूबर से किया जा रहा है मान्यवर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अच्छा, लोकतांत्रिक भारत में जी, मान्यवर एक अकेला ऐसा चेहरा थे अच्छा, जो सामाजिक क्रांति के जनक बने। क्या बात है। एकदम गरीब परिवार से लैब टेक्नीशियन की नौकरी करके और समाज के खिलाफ, उस समाज के खिलाफ खड़े हुए जो भेदभाव करता था जी, समाज के बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं देता था, एक अकेला व्यक्ति खड़ा हुआ। आज उसके परिवर्तन की आंधी में सारी राजनीतिक पार्टियां हाथ धोने के लिए मजबूर हैं जी। इतना बड़ा कद था मान्यवर का। अच्छा, मान्यवर ने DS4 भी बनाया जी, उसके बाद बामसेब भी बनाया, जो सामाजिक पार्टियां थी, फिर राजनीतिक पार्टी भी 84 में बनाया जी। परिणाम आज हम लोग के सामने है। अच्छा, कि उनकी मेहनत को हम लोग वोट बैंक कह रहे हैं। अच्छा, वास्तव में वो सामाजिक चेतना है जो मान्यवर ने जगाई थी। अच्छा, बहुत बार चुनाव लड़ गए मान्यवर, लेकिन जब पहली बार सांसद बना हुआ तो हमारे मार्गदर्शक जी, हमारे पार्टी के वर्तमान पार्टी के संस्थापक जी, मुलायम सिंह जी ने जब 1991 में उनके साथ टाई अप किया तब उनको लोकसभा भेजा। तो हम उनके ऋणी हैं मान्यवर के, और हमारा जो संबंध रहा है मान्यवर से जी, या बाद में बीएसपी से भी संबंध रहा जी, 2 बार संबंध बना। तो हमने अपने धर्म को निभाया है, पिछले लोकसभा में अपने धर्म को निभाया है। अच्छा, हमारे संपर्क के कारण भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट पाने के बाद भी 9 सीटों पे हार मिली, जबकि पुलवामा का अनुमान था पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लहर लेके चल रही थी। अच्छा,
अभी इस रविंद्र गौरव भाई, मेरा यात्रा सवाल से रहेगा आपसे, जो आपने कहा कि अच्छा वर्ग है, वंचित वर्ग है, तमाम आपने बात कही, तो यहाँ पर इस वर्ग की यार चुनाव का समय क्यों आती है? पहले इस वर्ग को भूल क्यों जाते हैं? सपा प्रमुख को भी याद आ रही है, कांग्रेस को भी याद आ रही है, पहले याद क्यों नहीं आती है? जब सबसे बड़ी आबादी है, इतना दर्द आपके मन में है, इतना प्रेम है, इतना अपनापन है, तो ये है जो आपकी ये अपनापन है और प्रेम है, ये चुनाव के समय क्यों नजर आता, पहले क्यों नजर नहीं आता? अगर इस प्रेम को आप देखेंगे हाँ। तो हम लोगों ने आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब से अच्छा। प्रभावित होकर राजनीति में प्रवेश किया था। अच्छा। चौधरी चरण साहब पिछड़ा वंचित वर्ग के सबसे बड़े नायक थे राजनीति में। जैसे मान्यवर थे सामाजिक क्षेत्र में, जी। आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब नायक थे राजनीति में। जी। और चौधरी चरण साहब सिंह के नेतृत्व में हम लोग राजनीति करते हुए उसका ये परिणाम है कि आज एक पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री भी बना, पहला प्रधानमंत्री। अच्छा। आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब जी। पिछड़े वर्ग से, शोषित, वंचित और दलित वर्ग से बहुत सारे नेता बने। अच्छा। आदरणीय लोहिया जी के मार्गदर्शन में, चौधरी चरण साहब और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जी। ये जो क्रांति आई है, एक दिन में नहीं आई है, चुनाव के समय नहीं आई है। अच्छा। अच्छा। शोषित वंचित वर्ग को हम लोगों ने जमीनें उपलब्ध कराई। अच्छा। चौधरी चरण सिंह साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए पटवारियों को अरे लेखपाल में आपकी बदला। 4 बार सरकार रही, आपने क्या किया, अपना बता दीजिए। 4 बार नहीं रही है सर, ये कंफ्यूजन है। हमारी 6 बार सरकार रही है। अच्छा, 6 बार मान लेते, चले कोई दिक्कत नहीं। तो जो 6 बार हमारी सरकार रही है, हाँ, इसमें 2 बार चौधरी चरण सिंह साहब हमारे हाँ, मुख्यमंत्री मैं थे। समझ गया हूँ, आपकी खुद की सरकार तो रही है ना, समाजवादी पार्टी सरकार, वो तो समर्थन में रही हमारी थी। ही सरकार थी वो। हाँ, वो ठीक है, आपकी सरकार मान हमारी ही लेते हैं। वो भी हमारी ही तो सरकार अपनी थी। सरकार का जो आप जहाँ पर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, जी। उसका भी कुछ ब्यौरा दे दीजिए। उसका ब्यौरा मैं देता हूँ। बोल दीजिए। जब मुलायम सिंह साहब जी पहली बार मुख्यमंत्री 1989 में बनते हैं, अच्छा। तो पहली बार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में ऐसा हुआ कि सर्वाधिक और पिछड़े और दलित वर्ग के लोग मंत्री बने थे। अच्छा। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। अच्छा। अगर आप वर्तमान हमारी उपस्थिति देखेंगे, हमारी सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा। अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग को देखेंगे तो 24 विधायक हैं, जिसमें से एक हमारी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से 2 लोग हैं। अच्छा। 22 लोग हमसे हैं। ठीक है। तो ये काम हम लगातार करते रहे, इसको एक दिन में समेटेंगे तो हमारे साथ जाती होगी। अच्छा, समेटे, चल, बहुत लंबा काम किया है, एक दिन में समेट भी नहीं पाएंगे, मैं समझ गया रमन भाई। प्रवक्ता कांग्रेस की बात धन्यवाद। जी, आप भी समझ गए मेरी बात को और मैं भी समझ गया। ठीक है, रफत फातिमा, रफत जी क्या कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए, या समय की मांग, या जरूरत, या परंपरागत वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद, क्या बोलेंगे आप? कांग्रेस ने कभी जो है वोट की राजनीति नहीं करी है। अच्छा। हमारा लंबा इतिहास रहा है और अगर आपको जाहिर है, आप अच्छे एंकर हैं, मुझे लग रहा है काफी जानकार भी हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कांग्रेस ने कितने जो है ओबीसी, कितने दलित और कितने जो है पिछड़ा वर्ग सबको जो है सम्मान दिया है। हमारी पार्टी हमेशा से कमजोर वर्ग के उत्थान में लगी रही है। अच्छा। हमारी यूपी में 30 वर्ष से सरकार नहीं है। अच्छा। तब भी आज भी हम लोग कमजोर वर्ग जो भी हम आर्थिक रूप से वो है परेशान है, उसके साथ भी हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अच्छा। अभी हमारा अध्यक्ष जो है खड़गे जी, आप देख रहे हैं, हमारे पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी जी बनाया गया। कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। अच्छा। और ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास पूरी लंबी लिस्ट है। अच्छा, भाई पंजाब जहाँ पर 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, वही पंजाब है क्या? अभी मेरी बात पूरी। हाँ, बोल दीजिए। हाँ गौरव जी, आपने बहुत लंबी बात, आधी डिबेट तो आप ही ने कर ली। हाँ, बोल दीजिए, नाराज मत होइए, बोल बोल दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से देश में हालात है, 84% अगर ओबीसी, एसटी और एसटी है तो उसको कितने पद मिलने जी? सिर्फ सचिव, 90 सचिव उसमें 3 सचिव से बने हुए हैं। क्या तो जिस तरीके से हकदारी जो है जताने और करने में फर्क होता है। अच्छा। आप जिस बात की बात करते हैं उसको करते नहीं है। तो भाजपा कहती है और कांग्रेस करके दिखाती है। अच्छा। तो कांग्रेस ये वोट की राजनीति नहीं कर रही है। अच्छा। हमने हमेशा से
हमने हमेशा से दलितों के उत्थान की बात करी, हमने ओबीसी के उत्थान की, अल्पसंख्यक के उत्थान की, और सभी वर्गों को लेके चलते चले आ रहे हैं। तो ये आज नई बात नहीं है कि 2024 आ रहा है या क्या हम जब सत्ता पाने की चाहत में कुछ कर रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व हमेशा से जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पर अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। तो इसलिए हम इसमें कहने में जरा भी हमें भी गुरेज नहीं है। कांग्रेस ही जिस तरीके से मुखर होकर हर मुद्दे पे बोल रही है, उसको अगर सत्ता की लालच होती, कुर्सी की लालच होती, तो इवेंट करनी होती बड़े बड़े। इस तरीके से भाजपा ने भुनाया है हर मुद्दे को, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो महिलाएं हो, महिलाओं का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, आपने देख लिया होगा लगातार जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं। बिल्कुल देख रहा हूँ। तो सभी को सब पता है, आपने ही कहा ना जनता सब जानती है, तो हम भी वही कहेंगे जनता सब जानती है। ठीक है, इन चीजों को कहने में जरा भी गुरेज नहीं होना। अच्छा ठीक है रफत जी, मैं बहुत अच्छी बात है आपने कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरा एक सवाल आपसे है, आपने कहा हम वोट की राजनीति नहीं करते, पर मैं क्यों देखता हूं कि जब चुनाव होते हैं तभी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पे उत्तर प्रदेश आता है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले प्रियंका गांधी वाड्रा आती नहीं है। उत्तर निकाय चुनाव में भी कोई बड़ा नेतृत्व का नेता यहाँ पर नहीं आया, एक प्रकार से बाखोबर दे दिया गया। और उसके बाद अब जब 24 चुनाव है तो यहाँ पर अब सरगर्मी बढ़ रही है। तो ये बात कहाँ तक जायज़ होगी कि हम चुनाव के समय नहीं आते हैं, चुनाव के समय ही आते हैं। मुझे कोई एक ऐसा वाक्य बता दीजिए 14 से चुनाव से लेकर अब तक जब आप चुनाव के दौरान ही सक्रिय नहीं हुए हो। आप ये बताइए हम कब सक्रिय नहीं हैं? आप ये बताइए जी, कब सक्रिय नहीं रहे जी? आपके शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ रफत जी, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मेरे शीर्ष नेतृत्व की बात की है मैंने जी। आप सिर्फ प्रियंका जी और राहुल जी की बात ना करिए, हमारे संगठन की बात करिए। अच्छा, खाली दो लोगों को अपना पूरे हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार हर मुद्दे पे बोल रहा है, हर जगह जा रहा है। अच्छा, ट्वीट कर रहा है? नहीं, ट्वीट क्यों करेगा? अच्छा, आज मध्य प्रदेश में है तो कल छत्तीसगढ़ में, तो परसों झारखंड, वो चुनावी रैली है, चुनावी है लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है मैडम जी। मीडिया का रोल सोचिए, जब हाथरस में मीडिया का रोल बताइए आप अपना। अच्छा, जब आप पूछ रहे हो आपने मीडिया गिना दी, ये कौन सी बात हुई? क्यों नहीं बताएंगे? जब आप हम पर सवाल करेंगे, सवाल में आप पे, मैंने सवाल कौन से आपसे गलत बोला है? आप नाराज हो गई रफत जी? मैं आपने शीर्ष नेतृत्व की बात की, मैंने कहा चुनाव के समय आते हैं। अब रैलियां करने अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही हैं या राहुल गांधी जा रहे हैं तो चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, बिल्कुल जाएंगे। में प्रियंका जी नहीं दिखी, आपने किसानों पे क्या करा? आपने कितनी देर किसान मरे गए, आपने क्या करा? आप बताइए हमें, क्या सवाल करे आपने सत्ता से? सत्ता सवाल बिल्कुल करते, प्राइम टीवी तो करती है। नहीं, कोई नहीं सवाल कर रहा है। अच्छा, कोई सवाल नहीं कर रहा है। जिस तरह से सत्ता के रुख दे रहे हैं, मीडिया का रुख है, वो दोनों बराबर है। अच्छा, तो ये ना बताइए हमें, हम क्या कर रहे हैं? हमें मालूम है, हमें अपने फर्ज निभाना है। चलिए ठीक है जी, चलिए ठीक है। मुझे लगा कि आपको मीडिया से भी नाराजगी है, ठीक है। सत्ता को भी मीडिया से नाराजगी है और विपक्ष को मीडिया से नाराजगी है, पता नहीं क्यों मीडिया दिखाता रहता है। ठीक है, दिखाते रहेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल नहीं रुकेगा। प्राइम टीवी का कारवा बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप देखिएगा। हमें बिल्कुल सबको यहाँ पर साथ देते, समर्थन करते हैं। बीरेंद्र मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से। भाई रफत जी बोल रही है कि आप लोग कुछ करते नहीं है, अगर कांग्रेस कर रही है तो आपको दर्द हो रहा है। देश में आज़ादी के बाद शासन सत्ता करने वाली ये कांग्रेस, जिस देश ने गुलामी के बाद आज़ादी देखा था, उस आज़ादी में पंडित नेहरू की महत्वाकांक्षा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या हुआ। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि देश के लिए उनका अतुलनीय योगदान रहा, लेकिन जिस प्रकार से कई आज जो चीन हमारे ऊपर खड़ा हुआ है, हौसला अफजाई, और कभी कभी तो उन्होंने संसद में कह दिया था जो बंजर जमीन है। मैं इन कांग्रेस की बात करना चाहता हूं, जहां देश के इतिहास को इस ढंग से, जो देश के मानव विकास संसाधन मंत्री जी होते थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई खुद विदेशों में हुई थी, और उनके शैक्षिक नेतृत्व में जो नेहरू जी ने देश को क्या राष्ट्रहित में परोसा, ये रफत जी जानती हैं। रफत जी मैं आपसे बात लूंगा। रफत जी अभी पूछूंगा आपसे, प्लीज मैं पूछूंगा। रफत जी अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, मैं मौका दूंगा। देश की आजादी के बाद मैं मानता हूं कि दास्ता की गुलामी से निकलने के बाद भारत ने जो विकास के सपने देखे थे, जो डेवलपमेंट के लिए हमने मेहनत किया था,
नहीं हुआ, नहीं बनी, हुआ लेकिन उस ढंग से, उस भ्रष्टाचार के और अंतिम दौर तक वो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से, नेहरू के पीरियड से, उसका जब कांड पे कांड होने लगे तो देश कहां पे आके खड़ा हो गया। मुझे मैं भी कांड बोफोर्स, अच्छा, जाने राजीव गांधी के पीरियड में कितने घोटाले, इंदिरा जी की तानाशाही, आज जिस लोकतंत्र की रफत जी ने आपको कहा, मैं सहस्त्र देश के चौथे स्तंभ के रूप में आपके जो अतुल्य योगदान है लोकतंत्र में, क्या ये तो नहीं है? रफत जी की बातों से ऐसा लग रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में समता, ममता, समरसता और शोषण की बात करने वाली कांग्रेस, अच्छा, आज इन्होंने क्या किया? महिला विधेयक पारित कराने के ख्वाब दिखाते रहे, लेकिन वो विधेयक जैसे के तैसे पड़ा रहा। लेकिन नहीं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हौसला और उस नई संसद में महिला विधेयक पारित करते हुए माननीय मोदी जी ने कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। देश हित, राष्ट्र हित और समाज हित और महिला हित जो 50% की आबादी है, हम करते हैं। 3 तलाक का मुद्दा माननीय मोदी जी करते हैं। लोग राजनीतिक पैमाने से आंखों से देखें, ये कांग्रेस की अपनी सोच हो सकती है। आम आदमी पार्टी उन्हीं राह कदमों पे चलते हुए, अन्ना जी के राह कदमों के नाम को भुनाते हुए, आज वो कट्टर ईमानदार 9-9 लाख के पर्दे लगते हैं, इन्हें सोचना है। चलिए मेरा सवाल ले लीजिए, छोटा सवाल है। जो बात मैंने कांग्रेस की आपके भी कही है, मध्य प्रदेश में 35% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, वन विभाग को छोड़कर, चुनाव के समय, महिला बिल चुनाव के समय, सम्मेलन चुनाव के समय, तो आप भी तो उसी विचारधारा पे चल रहे हैं श्रीमान, अलग बता दीजिए थोड़ा सा। गौरव जी, हाँ, चुनाव में आपको 6 महीने कम का समय बाकी है, तब आप महिला बिल लेके आए हैं। 10 साल से आपका कार्यकाल चल रहा, पूरा होने वाला है, 2 सरकार आपकी। हाँ, ये एक संयोग हो सकता है, संयोग हो सकता है। हम सतत प्रक्रिया में लगे आप सहयोग कर रहे हो, वो दुरुपयोग कर रहे हैं। ना, हम सतत इसमें भाई, हमने जब कश्मीर के मुद्दे को समाप्त किया, तो क्या ये प्रक्रिया आपको या हमको, अरे कश्मीर याद मत दिलाइए, पीडीपी याद आ जाएगी कांग्रेस वालों को। भाई कश्मीर याद मत दिलाइए। अरे पीडीपी को आ जाएगी, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि पीडीपी से सत्ता के संघर्ष में हमारा वहाँ सत्ता पड़ा, लेकिन पीडीपी ने जब अपने ढंग से माइनॉरिटी के नाम पर ब्लैकमेल करने की स्थिति पाए, तो हमने उन्हें कहा कि आपके अपने रास्ते हैं, और उसके बाद मुद्दे पे आ जाइए, समय कम है, मुद्दे पे आ जाइए। कांग्रेस दलित गौरव संवाद और यात्रा करने जा रही है, अच्छा कार्यक्रम कर रही है, अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। जाहिर सी बात है, बड़ा वोट वर्ग है और बड़ी यहाँ पे आबादी है, करना भी चाहिए, चुनाव पास में है, आप भी लगातार करते रहते हैं। नहीं, और समाजवादी पार्टी तो पीडीए नाम लेके चल रही है, हालांकि पीडीए के बाद एस नहीं लगाया है, श्रवण भूल गए, पर पीडीए है जी। मुस्कुरा रही मेरी बात पे जी, जल्दी बात बोल लेता हूँ जी। ये कांग्रेस की अपनी सोच है और उनका सोचना है। अच्छा। मैं तो याद दिलाना चाहता हूँ जगजीवन राम जी का इस कांग्रेस में अच्छा क्या हुआ था। अच्छा। ये समाज और ये देश और ये भारत देश और बिहार की जनता बखूबी समझती है कि उनके नेतृत्व क्षमता को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने ये दलित के साथ क्या किया। ठीक है, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। चले ठीक है, प्रवक्ता आप आम आदमी पार्टी प्रशांत यादव। प्रशांत, इस समय तो आम आदमी पार्टी की दूसरी व्यवस्था चल रही है दिल्ली में, सबके सामने संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और 5 दिन की रिमांड भी मंजूर हो गई है। पर वो मुद्दा हमारा नहीं है, यहाँ पर मुद्दा हमारा दलित संवाद यात्रा की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस करने जा रही है। आप भी लगातार इस वर्ग को लेकर बात करते रहते हैं और कहते हैं हम सबके साथ में हैं, सबके लिए काम करते हैं। आपकी राय क्या है? और इस वर्ग को लेकर जिस तरह से कवायद चल पड़ी है, आम आदमी पार्टी क्या रणनीति रहने वाली है इनके बीच में? जी 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 आ रही, बोलिए जी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हल्का करके भी आम आदमी पार्टी पहले आती है या आज से जी जी। प्रशांत यादव जी, आपकी आवाज़ मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे स्पष्ट नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं आपको जी बोलिए प्रशांत।
शायद प्रशांत की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं तब तक वेद प्रकाश मिश्रा को जी को लूँगा। जी वेद जी। जी आप भी घटक दल हैं जी, और आप भी यहाँ पर 15 जिलों की यात्रा करने वाले हैं। जन जागरण यात्रा जयंत चौधरी करेंगे 15 दिनों तक। अपनी साख दिखाएंगे और उसके बाद में ये साख किसे दिखाई जा रही, ताकत किसे दिखाई जा रही है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। पर जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर एक नई व्यवस्था पर चल रही है, कहाँ तक सफल होने वाली है और किस तरह देखते हैं इस यात्रा को? देखिए गौरव जी, प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने ढंग से अपनी रणनीति के आधार पर काम करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। रही बात राष्ट्रीय लोकदल की, तो हम अलायंस के घटक दल हैं। अच्छा अच्छा। और हमारा जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो जातियों की राजनीति का नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। आप भी बेहतर जानते हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी। हमने अभी अलीगढ़ में भाईचारा सम्मेलन किया। अच्छा। इसके बाद पहले हमने किसान सम्मेलन किया, किसान यात्राएं की जी। हमारा किनौनी में गन्ना भुगतान को लेकर के लगातार आज 7वें दिन आंदोलन चल रहा है। अच्छा। मेरठ में मोदी नगर में हमारा आंदोलन चल रहा है। जी। गोला लखीमपुर खीरी में आंदोलन चलने वाला है। अच्छा। वो किसी जात विशेष को लेकर के नहीं है। अच्छा। वो गन्ना भुगतान को लेकर के अच्छा। है, किसानों को लेकर जी। के। दूसरी बात यह है कि जब हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने क्या कुछ इस विशेष वर्ग के लिए किया, ये किसी से छिपा नहीं है। अच्छा अच्छा। उस समय जो वर्तमान राजनीतिक दल अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं कि मैं एक विशेष वर्ग के लिए बहुत कुछ करने जा रहा हूं, अच्छा। उनका तो कहीं पता जाता नहीं था। अच्छा। लेकिन हम ये ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि किसी विशेष जाति वर्ग के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको सारी सुख सुविधाओं पर तो आप विरोधी पाने हैं का क्या? अधिकार है। जाति वाले राजनीति विरोधी है क्या? जात की राजनीति के हम विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा। लेकिन अभी तो हम बोल रहे थे उसके आप। समर्थक भी नहीं। अभी तो बोल लिए थे नहीं, विरोधी हम है। उसके समर्थक भी नहीं समर्थक भी नहीं है। जातियों की राजनीति तो करने कांग्रेस से समर्थक नहीं समाज है क्या? में एक विद्वेष की भावना पैदा होती अच्छा, है। आपके घटक दल के साथ आपकी जो आपके कांग्रेस आपके साथ में है INDIA में, जी समर्थन में नहीं है क्या उसके? नहीं, देखिए घटक दल स्वतंत्र है अपने ढंग से अपने संगठन को बढ़ाने के लिए। अच्छा। उसमें हमारी सहमति और असहमति का कोई आधार नहीं तो है। विरोध हम करेंगे सहमत हों या असहमत कांग्रेस की हों, दलित गौरव यात्रा का विरोध हम में समर्थन हो। देखिए, हम राजनीतिक दल को अपने लिए बढ़ाने की किसी भी रणनीति के पक्षधर हैं। अच्छा। कोई भी दल हो, सबको स्वतंत्रता है। अच्छा। तो इसमें विरोध का तो कोई औचित्य नहीं बनता। समर्थन में है। लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं। हाँ। कि हम ये कह रहे हैं कि दलित यात्रा के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। किसानों को MSP की गारंटी नहीं मिल रही है। अच्छा। किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। महंगाई से निजात नहीं मिल रही है। डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। इस पर चर्चा क्यों नहीं है अपेक्षाकृत इन जातीय मैं तो चर्चा करता हूँ प्राइम डिबेट उठा के देखी कितनी चर्चा मैंने की है। पन्ना जाने के विपक्षी सामने बैठा हुआ है, संघर्ष नजर नहीं आता है। लगातार मैंने देखा है जब यूपीए सरकार थी, कोई भी बात विपक्ष की तनने को तैयार नहीं। अच्छा, यूपीए कौन तैयार नहीं? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? कोई भी आपकी बात जी। सरकार विपक्ष की कोई बात या जनता की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार और उसके अधिकारी मनमानी पर आमादा हैं। इसलिए ये स्थिति देश और प्रदेश की हो रही है। रही बात, अभी बात आई थी कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। अच्छा, वो नहीं करते, कतई नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि आपको 30 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा। कहां मिल रहा है? उन्होंने कहा था सस्ती गैस आपको मिलेगी। कहां मिल रही है? उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छे दिन है जो जिन दिनों के आज जनता भोग रही है। ठीक है, ये अच्छे दिन है। हो गया, ठीक हो गया। प्रशांत यादव बोलेंगे, बोले प्रशांत जी। गौरव जी, मेरी बात अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले जो आपने मुद्दा रखा मैं उस पर भी बात करूंगा, बोल लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं दर्द बयां करूंगा। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2022 और 23 में एक रिपोर्ट आई थी। अच्छा, आप उठा के देख लीजिएगा और भाजपा के साथी प्रवक्ता भी देख लें जी। ईडी ने जो अब तक केस फाइल किए हैं 96% ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं पर। अच्छा, ठीक। पहली बात, और उसमें भी जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5%। अच्छा, ठीक है। इसी के तहत कल आम आदमी पार्टी की सड़क से लेके संसद में मैं समझता हूं सबसे ऊंची आवाज अच्छा
संजय सिंह जी। अच्छा। और संजय सिंह वो नेता हैं जिन्होंने इस देश के इतिहास में मोदी जी का जो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है ईडी, अच्छा, उससे लिखित में माफी मंगवा ली। अच्छा। तो वो जो दर्द था वो दर्द ईडी को नहीं हुआ, वो जो ईडी को रिमोट में कंट्रोल करे हुए जो मोदी जी बैठे हैं जो चौथी फेल, अच्छा, उनको दर्द हुआ। क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया, मैं तानाशाह हूं देश का, मेरे हाथ में मीडिया है, मैं पत्रकारों को उठा लेता हूं। आपने देखा किस तरीके से। अरे हाँ, पत्रकारों उठा ले तो ठीक है, मीडिया मेरे हाथ में नहीं, ये मत बोला करिए भाई, ये कौन सी बात है। नहीं, मेरे हाथ में मीडिया है। नहीं, हाँ। ये मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ। हाँ। गौरव जी मुझे पूरी बात मेरे पक्ष मत लीजिए, ये मत बोलिए मेरे हाथ में मीडिया, मैं तो नहीं हूँ भाई। प्राइम टीवी किसी के हाथ में नहीं है, बताइए, खुल के बोल रहा हूँ, बताइए। आप सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। जब से मोदी सरकार आई है, नामी गिरामी चैनल या तो सरेंडर कर गए, अच्छा, या फिर वो खत्म कर दिए गए, टेक ओवर हो गए। और पत्रकार जिनके सामने मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अपने 10 सालों के लगभग कार्यकाल में। अच्छा, इसलिए रख रहा हूँ कि जो लोकतंत्र की वाहवाही अमेरिका के दौरे में करते हैं कि भारत में बहुत लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, मुझे दिख रहा है भाई, मुझे दिख रहा है। नहीं, मुझे पूरी बात करने दीजिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए, क्योंकि मैं 40 मिनट से शांति से सुन रहा हूँ। तो इसके अरे मुद्दे पे तो आ जाइए श्रीमान प्रशांत यादव। मैं मुद्दे पर भी आ रहा हूँ। बोलिए, मुझे पता है आप दर्द है आपको, मुद्दे पर भी आ रहा हूँ। आपके विषय पे मैं कल डिबेट कर चुका हूँ जी। 5 मिनट जी बोलिए। मुझे 5 मिनट चाहिए। बोलिए। अगर आप, हाँ तो ठीक है, वरना मैं 1 मिनट की बात नहीं रखने आया। 5 मिनट आप मुझे बात रखने दें। आपके जो सवाल होंगे आप 5 मिनट मेरी बात करने के बाद रखेंगे, तो बाकी छोड़ दूं क्या? इंटरप्ट करेंगे। अरे बाकी को छोड़ दूं क्या डिबेट में भाई? बाकी डिबेट छोड़ दूं? नहीं तो 40 मिनट से मैं सुन रहा हूँ गौरव जी। 40 मिनट से शांति से। अरे तो बोले तो वो हमसे ही कन्वर्सेशन करते रहेंगे प्रशांत यादव कि कुछ बोलेंगे, बताइए। बोलिए, बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं उस तानाशाह की बात कर रहा हूँ जो तानाशाह 2 करोड़ नौकरी प्रति साल लेके आया था। एक जुमला, 15 लाख का जुमला, 30 रुपए डीजल, 40 रुपए पेट्रोल। अच्छा, ये सारे जुमले साबित हुए, ठीक है, कहीं नहीं दिखे। ठीक है। और मैं विकास की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं भाजपा ही, सुन लो, मैं विकास की तो बात ही नहीं करता। ठीक है। माँ बहन बेटियां, माँ बहन बेटियां। अच्छा, मणिपुर में एक सैनिक जो कारगिल में भागीदारी देता है, उसकी वाइफ को नंगा करके घुमाया जाता है। अच्छा। और इस देश का सबसे अत्याचारी पीएम, अच्छा, जो जुमले देके आया था कि डबल इंजन की सरकार में रामराज लाएंगे जी, उसका 56 इंच का सीना 6 इंच का रह गया है जी। डरपोक है तानाशाह, ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं है। मुद्दे पे बोलेंगे प्रशांत यादव कि मुद्दा छोड़ दिए। ये कोई मर्यादा रखिए, मर्यादा प्रवक्ता प्रशांत यादव मर्यादा रखिए, रोड छाप बात पर बोलिए प्लीज। प्रशांत यादव अपना मानसिक संतुलन बना रखिए, मर्यादा रखिए। प्रशांत यादव मर्यादा बना रखिए। आप क्या बोल रहे हैं आप जानते हैं? प्रशांत यादव आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? ये प्रशांत यादव, मैं दोबारा कह दूं जी, हाँ, नरेंद्र मोदी एक आतंकवादी है। अच्छा, उसके पहले क्या बोले? इसको बाहर कराइए से पहले करिए, ये इस तरह की बात मत करिए प्लीज। गजेंद्र त्रिपाठी जी, प्रधान ने म्यूट किया जाए, इसको म्यूट करिए, म्यूट करिए, चलिए म्यूट करिए, चलिए ठीक है, म्यूट करिए इसको, ठीक है, म्यूट कीजिए। चलिए गजेंद्र त्रिपाठी बोलेंगे। गजेंद्र भाई बोलिए। प्रधान, मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आपकी भाषा शैली डिबेट की योग्य नहीं है, माफी चाहता हूँ। गौरव भाई देखिए, बोलिए, आप छोड़ सकते डिबेट जी। दलित उत्थान पे आपकी भाषा शैली मर्यादित नहीं है। दलित उत्थान के लिए कांग्रेस ने निरंतर कार्य किया, इसमें कोई संशय नहीं जी। और वर्तमान सरकार भी कार्य उस पर लगातार कर रही है जी। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं जी, तो बहन जी को हम भूल जाते हैं, बहन जी की कोई यहाँ चर्चा नहीं हो रही जी। जबकि दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया उत्तर प्रदेश में तो बहन जी ने किया, बीएसपी ने किया था। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट किया था। हाँ बिल्कुल, हाँ था, लगा दिया करिए। और हाँ ठीक है, ऐसा है जो वर्क ऑलरेडी दिख रहा है वो तो रहेगा ना जी, बिल्कुल रहेगा, जीवन रहेगा जब तक वो है, स्ट्रक्चर है तो है जी। सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक रिसर्च इस बात को कहती है जी कि जो सुविधा या जो रिजर्वेशन दलितों को दिया जा रहा है ना, अच्छा, अगर वो 350 वर्षों तक दिया जाएगा, अच्छा, तब भी वो सामान्य वर्ग के बराबर नहीं आ पाएंगे। अच्छा, 350 वर्ष। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। अच्छा,
तो रिजर्वेशन में कहाँ पे चले आए आप? मैं क्यों आ रहा हूँ? हाँ। क्योंकि दलितों के उत्थान पे बात हो रही है ना यहाँ। अच्छा। दलितों का उत्थान होगा कैसे? अच्छा। हम साधन उनको देना नहीं चाहते हैं। हाँ। ठीक, शिक्षा के दौर में आज भी वो एक जगह ऐसे स्थान पे खड़े हैं जिसपे चाहे सरकार किसी की हो, अच्छा, उनको उसकी चिंता नहीं है। अच्छा, ठीक है। 56% बच्चे ग्रेजुएशन नहीं करते हैं उनके। अच्छा। इस पर कोई चर्चा होती है क्या? अच्छा। दलित उत्थान केवल जुबान से नहीं होगी। अच्छा। धरातल। अरे कांग्रेस कितनी सफल होने वाली बताइए गजेंद्र भाई। मैं क्या कह रहा हूँ? सफल होगी कांग्रेस की नहीं होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। कांग्रेस यहाँ पर लड़ने के लिए आई है ना। कांग्रेस को अपना वह वोट बैंक किसी हालत में लेना है। अच्छा। अगर यहाँ स्टैंड करना है। अच्छा, स्टैंड करना है। उसके पास में अल्पसंख्यक वोट बैंक उसको ले आना है कैसे भी। अच्छा। अगर उसको यूपी में स्टैंड करना है। अच्छा। अपर कास्ट का वोट उसको ले आना है कैसे भी, अगर उसको यूपी में स्टैंड करना है। उसके पास में 3 ही वोट था। ठीक, दलित, अल्पसंख्यक, अपर कास्ट। अगर यह वोट आता है उसके पास में, उत्तर प्रदेश में वो स्टैंड करता है। रहा सवाल पीडीए का, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है भाई, हर पार्टी अपने अपने काम को करती है। ठीक है। और अपने अपने हिसाब से। गजेंद्र भाई, मेरा आपसे भी कहना है, आप भी यहाँ पर मर्यादित नहीं बोले हैं। नाराजगी ठीक बात है, और ये अधिकार आपको डिबेट में किसी ने नहीं दिया है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए गजेंद्र भाई, मैं आपको भी यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपकी बात रखी है, यहाँ पर ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है कि किसी की टिप्पणी पर इस तरह से आप उग्र होंगे। आप एक विश्लेषक हैं, और विश्लेषक, सुन लीजिए मेरी बात को, नहीं सुनिए, नहीं मैं उनको रोकने के लिए बैठा हूँ, मैंने उस बात को रोका है, मैंने रोका है, मैंने उनको मर्यादित बोलने के लिए बोला है, मैंने उनको म्यूट भी कराया है, पर ये अधिकार आपको भी नहीं दिए हैं कि आप वहां पर गैर मर्यादित वाणी बोलें। ये आपकी भी गलती, क्योंकि आप विश्लेषक हैं और आपको यहाँ बोलने का अधिकार इस तरह से डिबेट में सामूहिक रूप से नहीं है। ठीक है, मैं रफत फातिमा को लेता हूँ। रफत जी, अपनी बात रखिए। जी देखिए, जिस तरीके से आज बात हो रही है महिला आरक्षण बिल की, जी, उसमें भी कहीं ना कहीं ओबीसी महिलाओं को दरकिरार कर दिया गया। बिल्कुल किया। तो देखिए, कहना और करने में फर्क होता है जी। और कांग्रेस हमेशा आदर्शों मूल्यों पर चलती है, और यही हमारी विचारधारा है जी। आपने खुद देखा होगा, हम पिछले जितने चुनाव है, हमें जनता ने वोट नहीं दिया, लेकिन हमने वोट की राजनीति करी होती तो हम आज कमजोर वर्ग के साथ खड़े ना होते जी। क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमेशा से यही है कि वो हर वर्ग के साथ खड़ा रहेगा, चाहे उसको वोट मिले चाहे ना मिले। इसलिए इसको हम इससे नहीं जोड़ते राजनीति से, और ना हम चुनाव से जोड़ लें। हमारी जिम्मेदारी है मुक्त विपक्ष में रहकर हमें हमेशा कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान के लिए खड़ा रहना, और यही हमारी विचारधारा, यही हमारी शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा। तो इसलिए हमें ये जो प्रोग्राम जो भी हो रहा है, तो ये सभी जो प्रोग्राम्स है वो एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, सभी के लिए लगातार हो रहे हैं। दलित वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक, ओबीसी, हमारा कार्यक्रम यही है। अच्छा। हर वर्ग को जोड़ना जी, और आपस में मनमुटाव ना हो। देश की जो आपने जो बताया ना, INDIA, इंडिया जी, इंडिया की लड़ाई पूंजीपति वर्ग से है, जो देश का आधे से ज्यादा हिस्सा खाया जाता है। अच्छा। जो सिर्फ, तो आज इंडिया और की जो चुनाव की लड़ाई है वो तोड़ने वाली शक्तियों से है, वो कमजोर वर्ग के हक के लिए है। तो इसकी लड़ाई इस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे मैसेज सर, आप कुछ बोल रहे थे रफत फातिमा जी के ऊपर, नाराजगी थी आपके अंदर? नहीं, रफत जी सबकी बात कर रही हैं। नहीं, सम्माननीय है और योग्य है, मैं इनका सम्मान करता हूँ जी। आप, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये इनकी मजबूरी है गठबंधन की। अच्छा, आज उस आम आदमी पार्टी जो पंजाब में इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हनन कर रही है, मनन कर रही है, दमन कर रही है, और ये उस आम आदमी पार्टी से समझौता कर रहे हैं जहां पर इनके कार्यकर्ताओं का मान मर्दन किया जा रहा है। उस आम आदमी से पार्टी से समझौता करना इनकी मजबूरी है। मजबूरी है। यहाँ दिल्ली में इनके कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद शीला दीक्षित से करते करते तब से अब तक चले आए, और भूर भूर के गालियां दिया था, मुंह भर भर के लोकतांत्रिक गालियां दिया था। शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, जाने कैसे कैसे कहा था। धन्य है कांग्रेस, ये समझौता कर रही है, जीतने के लिए व्यवस्था है। इनकी मजबूरी है, गुजरात में आम आदमी पार्टी जाती है और इन्हीं के ऊपर
थूकती है और इन्हीं के बारे में बुराई करती है। अच्छा। और आज ये इतने मजबूर है, विवश है कि इनकी मजबूरी है कि अच्छा, आम मजबूरी आदमी है। पार्टी से आज इनकी मजबूरी है कि मध्य प्रदेश में लड़ने से रोक नहीं सकते हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और इनके कांग्रेस की मजबूरी है, वो वहाँ लड़ रहे हैं। अच्छा। वो जयपुर में चुनाव लड़ते हैं और ये कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस के गांधी परिवार को जीतना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और गांधी तो परिवार आप के नाम तो ये बताइए वीरेन भाई, आप उनको उत्साह दिला रहे हैं क्या? हम उत्साह नहीं दिला रहे हैं। ये उस कांग्रेस की बात करते हैं जो बहुत पुरानी कांग्रेस जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। अच्छा, जीर्ण शीर्ण हो उनके चुकी है। कार्यकर्ताओं ने अच्छा। जो बड़े नेता थे वो जाने कितने घोटालों में दावे चलते रहे और वो लेते उनके तो वीरेन चलते रहे। भाई अब कांग्रेस जीर्ण शीर्ण हो गई है और हिमाचल कर्नाटक जीत कर आ गई है। हिमाचल कांग्रेस आ गई। अच्छा, कर्नाटक आ गई है। कर्नाटक आ गई। कैसे हो गई? जो अपने वादे किए थे माइनॉरिटी के नाम पर, इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पे कार्ड खेला था, अच्छा। उसका इन्हें माइनॉरिटी के वोटों का फायदा मिला और माइनॉरिटी के वोटों ने एकजुट होते हुए इन्हें किया। लेकिन माइनॉरिटी ने जिस मांग और जो स्वप्न दिखा कर उसको, वीरेन भाई मैं रफर जी को ले रहा हूँ। रफर जी कुछ बोल रही है, फिर मैं रमन भाई को लेता हूँ। जी बोलिए रफर। गौरव जी, जनता ने इनको नकार दिया है। अच्छा। इनकी बौखलाहट है। अच्छा, जो बौखलाहट है। बयान कर रहे लगातार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे अपनी रिपोर्ट दीजिए ना। हाथरस में क्या करा, उन्नाव में क्या करा, देवरिया में जो हो रहा है, कौशाम्बी में क्या हो रहा है, मणिपुर में जल रहा है, उस पर बोलिए ना। आप सत्ता में हैं, सत्ता में बैठ के आप यहाँ पे जवाब दीजिए जी। आप हमारे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आपके दिल और दिमाग पे कांग्रेस छाई हुई, दवा खाइए आप। अच्छा, दवा खाइए, लीजिए ठीक है, दवा खाइए। हमें दर्द होता है, सलाह दी आपको, मुफ्त सलाह दी है आपको रफर फातिमा ने। दवा खाइए, खाइए। हमें दर्द होता है आपकी, चलिए ठीक है, आपकी दिशा देखकर दर्द होता है। ठीक है, मैं रमन भाई को लूंगा। सलाह देना जरूरी है। चलिए ठीक है, देते रहिए ठीक है। दवा देते रहिए, सलाह भी जरूरी है। ठीक है, सलाह बहुत जरूरी है। रमन भाई, आपको कोई सलाह देगी क्या बीजेपी को? असल में इनके वहाँ सलाह देने की परंपरा नहीं है। अच्छा, परंपरा नहीं है। अच्छा अच्छा, एक व्यक्ति की सलाह मानने की परंपरा हो, चाहे संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अच्छा, ऐसे जगह सलाह देंगे, सलाह को क्यों खराब किया जाए। मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ जी। आइए। यह डिबेट दलितों पे आधारित थी जी, बिल्कुल आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने दलितों पर एक शब्द भी नहीं बोला। बिल्कुल। मैं आता हूँ फिर से दलितों के मुद्दे पे जी। आ जाइए। देखिए, आदरणीय लोहिया साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, मुलायम सिंह साहब, वीपी सिंह साहब अच्छा के नेतृत्व में दलितों की राजनीतिक स्थितियां तो अच्छी हुई हैं। अच्छा, लेकिन उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थितियां अभी भी बहुत खराब हैं। इसके लिए ग्राउंड स्तर पे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जाके संघर्ष करती है वो करना पड़ेगा। अच्छा, और उसी तरीके से जागरूकता करनी पड़ेगी जैसे मान्यवर करते थे। अच्छा, मैं एक यात्रा में नागपुर में उनके साथ था, जी मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। मैं एक यात्रा में था जी नागपुर में, तब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। अच्छा, 28 किलोमीटर पैदल चले थे मान्यवर। अच्छा, उस प्रकार से संघर्ष करके जी दलितों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थितियां सही करनी पड़ेंगी जी। व्यापारियों के हाथ में देश बेच देने से दलितों की स्थितियां अच्छी नहीं होंगी। अच्छा, ठीक है रमन भाई। नौकरियों को जी, एक सेकंड सर, नौकरियों को में जो आरक्षण है जी, उसको संविदा कर्मियों को जी या कंपनियों को दे देने से दलितों का उद्धार नहीं होगा। ठीक है, यह काम बीजेपी कर रही है, वो उसका मूल स्वभाव दलित विरोधी है। ठीक है, उनके आरक्षण को अच्छा एन केन प्रकेंड, पहले तो उसने जातीय जनगणना नहीं कराया, जनगणना ही नहीं कराया, जनगणना ही नहीं कराया। और जो स्टेट गेस्ट हाउस भूल गए। अरे मानवर के साथ आप 18 किलोमीटर तक चले और इतना उनके अनुकरणीय हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होके मानवर जी की चर्चा करके आपकी राजनीति में पैदाइश मानवर के साथ हुई। उसी मानवर को समाजवादी पार्टी उनकी परम शिष्या, उनके वैचारिक सोच को जमीनी धरातल पर उतारने वाली बहन कुमारी मायावती के साथ किस दरिंदगी के साथ आप पेश आए और वो दलित
आपको उसी से साथ आप गठबंधन करते हुए गठबंधन को तोड़ देते हैं, आपसे ज्यादा सीट पाती हैं, तो आपका तो ये चरित्र है। अच्छा। मंच पे पैर छूते हैं। अच्छा। बाद में उस दलित के बारे में इटावा, मैनपुरी, खीरी, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद होते हुए आइए और वहां के दलितों से काश उसगंज के चर्चा कर लीजिए कि आप दलित के कितने हित चिंतक, कितने शुभ चिंतक। ठीक है, मैं उनसे बात लूंगा। धन्यवाद। चलिए बोलिए, तमिल भाई बोलिए। मैं हस्तक्षेप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अरे तो मैं हस्तक्षेप, इन महोदय को बहन मायावती की याद आई है। समाजवादी की प्रतिद्वंदिता में इन्होंने क्या किया अभी भी नहीं बता पाए। अच्छा। अगर हम लोगों ने गलती किया था तो पैर छू के माफी मांगी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। लीजिए। इन लोगों ने क्या किया? लीजिए। इनके एक हमारे साथ तो सरकार बनी, उसको बेइज्जत करके निकाल दिया, उसको घुसखोरी में फंसा दिया इन लोगों ने। अच्छा। आज तक संघ में कोई नहीं बना दलित जी। आज तक कोई दलित आपके पास कोई ऐसा सीबीआई का प्रमाण है ना कि हम बना देते हैं आपको। विरोधी चेहरे को दिखा रहे हैं। आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, आप अपने बारे में नहीं बोल पाए। अच्छा। तो हस्तक्षेप करके बता रहे हैं कि आपके पास कुछ भी दलितों के लिए बोलने के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप अगर दलितों के लिए पास होता तो आपको 3 बार मौका दिया गया, आप कुछ नहीं बोल पाए। आप मानसिक रूप से दलित विरोधी हैं। अच्छा। तो जब दो दलितों के पक्ष में कोई बोलेगा तो उसको बोलने से आप रोकेंगे? नहीं, बोलिए। ये आपका चरित्र है। लीजिए। आपने अपने अध्यक्ष को नहीं बोलने दिया था लोकसभा में। लीजिए। जब उनको घुसखोरी में फंसाया गया था। अच्छा। ये आपका चरित्र है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपके साथ एक दलित पार्टी आरपीआई, चलिए, आप उनको कहीं भी मौका नहीं देते हैं। ठीक है, खड़ा होने के लिए। ठीक है, ठीक है। आप किस बात के दलित की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की बात। मैं आपको बार मिलूंगा, मैं प्रकाश मिश्रा जाऊंगा। फिर प्रकाश मिश्रा जी धन्यवाद। आप तो पहले ही बोल दिए बीर भाई कि हम जातीय आधारित राजनीति का समर्थन नहीं करते। ठीक है, पर यहाँ पर 15 जिलों में यात्रा निकालने जा रहे हैं। मैं भी इंतजार करूंगा उस यात्रा का। पर यहाँ पर जिस बोर्ड वर्क की बात हो रही है, बड़ा बोर्ड वर्क है, वोट तो चाहिए पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि खतौली में हमको वोट मिला है जी, हम चुनाव जीते हैं जी, और हमारा उनका जो उस क्षेत्र में इंटरनल समन्वय है, समन्वय है। अच्छा। वो इस आधार पर है कि जातीय नहीं, भाई बंदी के आधार पर वो हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा, भाई बंदी। हम उनके साथ कोई जातिगत राजनीति के मुद्दे को बना करके इस तरीके का प्रोपोगंडा नहीं करते हैं कि हम करने लगे। दूसरी बात जी, आप गौरव जी मेरी बात पूरी हो जाए, बोलिए। हम जो 15 जिलों में यात्रा निकालने जा रहे हैं, वो भाईचारा यात्रा है। अच्छा। उसमें कोई वर्ग विशेष क्या बात है नहीं है, उसमें सभी वर्गों का समन्वय है। चलिए, ठीक है। तो जब सभी वर्गों का समन्वय है तो हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप कैसे लग सकता है? दूसरी चीज तो आप लगा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये बात बिल्कुल सही है जो अभी हमारे त्रिपाठी जी ने, गजेंद्र जी ने कही। अच्छा। कि इतने दिन तक काम करने के बावजूद भी वो लोग मूल धारा से नहीं जुड़ पाए। इस पर धरातल पर काम करने की आवश्यकता है, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए हम कोई काम करने की रूपरेखा तैयार करें। और एक चीज गौरव भाई बोल लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों के साथ किसानों की जो धान खरीद शुरू हो रही है, उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार का ताना बाना सरकार द्वारा बुना गया है और निरंकुश नौकरशाही द्वारा बुना गया है, इस पर अंकुश कब लगाएगी सरकार? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल। सौरभ भाई को इस पर भी अपना बयान देना चाहिए कि जो साइड किसानों की बंद है, चुनाव चल रहे हैं, वो साइड कब खुलेगी? आखिर ये जो निरंकुश नौकरशाही है, इस पर सरकार नियंत्रण कब करेगी? अभी जो 15,000 करोड़ रुपए पे 22 दिन में काम होना था पूंजीगत ढांचे पर, क्या उस पर काम हो गया है? 30 तारीख तो निकल गई। इस पर भी बात सरकार को करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कबीर भाई ने अपनी सद्भाव यात्रा और दूसरे को कहा प्रोपोगंडा। ठीक है, मैं समझ में आ गया प्रोपोगंडा किसके लिए कहा गया है और सभी डिबेट के लोग भी समझ गए हैं। रफत जी को मैं आखिरी बार लूंगा, उसके बाद गजेंद्र भाई को लूंगा। रफत जी, वीरेंद्र मिश्रा जी को भैया आपने तमाम बातें कही और यहाँ पर सबने अपनी अपनी राय रखी है, पर सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आप पे ही आधारित था, इसलिए मैं आपका आखिरी स्टेटमेंट जरूर लूंगा इस बात पर कि आपको कहाँ तक लगता है कि जो दलित गौरव संवाद आप करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस बोर्ड वर्ग की हम बात कर रहे हैं उसको अपने पाले में करने की कवायद बहुत तेज़ी से सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे सत्ता पे आसीन भाजपा हो या कांग्रेस हो। आप कहाँ तक सफल होने वाली हैं? देखिए,
ये हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है। अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से भाजपा बात करती दलितों का, लेकिन दलितों को घोड़ी चढ़ने की मनाही है। दलित की बेटी जो है सर उठा के जी नहीं सकती है। अच्छा। अगर उसका रेप होता तो थाने में जाती है तो उसको कुर्सी नहीं मिलती है। और जिस तरीके से उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है, अच्छा। तो सिर्फ खाना खा लेने से, उनके साथ बैठ जाने से उनका उत्थान नहीं होगा। उनका आर्थिक सामाजिक उत्थान तभी मुमकिन है जब आप उनके लिए साथ चलेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, उनके सम्मान की बात करेंगे जी। तो कांग्रेस हमेशा से सम्मान की बात कर रही है। हमारे लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी थी, हमारे जो है खड़गे जी अध्यक्ष हैं, हमने कांग्रेस राज चलते हुए सम्मान करती है और उसके बाद भूल जाती है। फिर चुनाव आएगा तो फिर हो गया। अब आप नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अब आप नहीं बोलेंगे। नहीं, कैसे बोलेंगे? इसलिए दलित की बात कर ही नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि इनके दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है। आपके दिल में चुनाव में दिल में दर्द पैदा होता है, उसके बाद आपका भूल जाते हैं। हालात क्या है, पूरा बरसात में पूरा लखनऊ, पूरा बाराबंकी आसपास के जिले डूबे हुए थे, तो इनके हरियाली में मत जाइए। अच्छा, हालात क्या है वो देखिए, इनकी जमीनी हकीकत। चलो ठीक है, गजेंद्र भाई बोलेंगे, गजेंद्र भाई। और जनता इनको 2024 में उखाड़ने वाली है जी। गजेंद्र भाई बोलेंगे, गजेंद्र भाई बोलेंगे जी। बिल्कुल, मैं लेकर के समीक्षा कर दीजिए, बेहतर समीक्षा कर दीजिए जी। कहना चाहूंगा जी कि कांग्रेस ने बिल्कुल ही सही बात कहा कि अच्छा, आर्थिक और सामाजिक, बहुत बढ़िया बात कही। अगर इस पर कार्य नहीं होगा तो उनका उत्थान नहीं होगा। खाना खाना से कोई काम नहीं चलने वाला, खाना खाने से कोई काम नहीं चलने, फोटो खिंचाई काम नहीं चलने वाला जी। सहमत हूं जी। लेकिन भारत सरकार में सचिव आएंगे कहां से? अच्छा, जब भी प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हुई तो क्या किया समाजवादी पार्टी ने? नंबर 1 पर विरोध किया। फिर सपा पे आ गए आप, और नाराजगी नहीं, विरोध किया ना जी। उनके उत्थान में जब भी कोई आगे आता है, अच्छा, कोई न कोई आ जाता है पैर को वहां पर खींचने के लिए। एक रास्ता मिला कि कोई न कोई उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन होता, अच्छा, तो आज वहां पर तमाम विभागों में सचिव बैठे रहते जी। लेकिन उसके लिए क्या किया गया जी? उनका पैर खींच दो जी, पैर खींचो, वहां पर विरोध करो जी। और जब वोट लेना हो तो क्या करो? बैठ करके PDA बना लो जी। अरे वो भी देख रहे हैं, अच्छा, वो भी खूब अच्छे तरीके से आप लोगों के पूरे गुण को जानते हैं। अच्छा, ठीक है। धरातल पर निश्चित तौर से देखिए, सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट, कांग्रेस सफल होगी नहीं होगी कायदे से? अरे इस हम मुरी क्या में कह रहे हैं जी, कांग्रेस अपने लिए यहाँ एक रास्ता बनाने जा रही है। अच्छा, कांग्रेस दलितों की लड़ाई आज से नहीं लड़ी है। अच्छा, लीजिए, देश के फेवर कमेंट आ गया भाई, फेवर कमेंट आ गया। कांग्रेस ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जो वो किया निश्चित तौर से धरातल पर दिखेगा और वो अपने वोट बैंक को ले आएगी, ठीक है, और ले आने के बाद लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी अच्छी थी, पर चर्चा के दौरान कुछ यहाँ पर गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया गया, जिसकी जरूरत फिलहाल भारतीय संस्कृति में नहीं है और ना भारतीय लोकतंत्र में है। अपनी मर्यादा को यहाँ पर रखते हुए ही बात करनी चाहिए। हमें लड़ने नहीं बैठे हैं, बल्कि एक ऐसे समाधान पर बैठे हैं जिसके लिए जरूरी है बात करना, जिसके लिए जरूरी है बेहतर विकल्प तलाशना। यहाँ पर दलित वर्ग की बात सब करते हैं, OBC वर्ग की बात सब करते हैं, वंचित वर्ग की बात सब करते हैं, पर आखिर में इस वर्ग का कौन हितैषी है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और जिसका उत्तर शायद मीडिया भी नहीं जानती और शायद जानता ये वर्ग भी नहीं है। जानता केवल वो है जो इस वर्ग में है और पीड़ित है, कि जो उसके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, जो उसके सुख में और दुख में साथ है, जो उसके लिए खड़ा है, वही उसका हितैषी है। अब वो पार्टी कोई भी हो सकती है, उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हैट्रिक की बात भी है और 400 पार की बात भी है और परिवर्तन की बात भी है। अब ये वर्ग किसके साथ जाएगा, किसके साथ संवाद करेगा और किसकी यात्रा में शामिल होगा, ये फैसला ये वर्ग करेगा। पर एक बात तो साफ है, 24 चुनाव के पहले इस तरह की तमाम तरह की कवायद चलती रहेंगी, पर जनता को फैसला करना है कि इसको किसका साथ देना है, दिखाने वालों का, करने वालों का, या सही मायनों में साथ देने वालों का। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।